हरियाणा में विधानसभा चुनाव में बम्पर वोटिंग 8 अक्टूबर को आएंगे चुनाव नतीजे। एग्जिट पोल में हरियाणा में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत। पीएम मोदी का महाराष्ट्र दौरा, बंजारा विरासत म्यूजियम का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। आज 56,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का किया लॉन्च। अमेठी हत्याकांड, टीचर के माता पिता से योगी ने की मुलाकात, नौकरी और जमीन देने का ऐलान। सुबह आरोपी चंदन वर्मा को पुलिस ने पैर में मारी गोली। राहुल ने कोल्हापुर में शिवाजी की प्रतिमा का किया अनावरण, बोले सिंधुदुर्ग में मूर्ति टूटी क्योंकि नियत साफ नहीं थी, हम उसी विचारधारा के खिलाफ। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में 2 आतंकी ढेर एलओसी पर घुसपैठ की कर रहे थे कोशिश, बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद। और 5 राज्यों की 22 जगहों पर एनआईए की छापेमारी, आतंकी साजिश और टेरर फंडिंग केस को लेकर एक्शन। महाराष्ट्र से 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात के साथ मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। शुरुआत करते हैं अहम रिपोर्ट से। पश्चिम एशिया में ईरान और इजरायल के बीच जारी तनाव चरम पर है। ईरान ने एक बार फिर इजरायल पर मिसाइल हमला किया है। ईरान ने इजरायल पर करीब 180 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं और इजरायल के सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया है। ईरान की तरफ से ये मिसाइल हमले इजरायल द्वारा बेरूत में किए गए हवाई हमले का जवाब माना जा रहा है। 27 सितंबर को इजरायल ने बेरूत में एक एयर स्ट्राइक की थी जिसमें हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह मारा गया था। ये रिपोर्ट देखिए। पश्चिमी एशिया में ईरान और इजरायल के बीच जारी तनाव चरम पर है। ईरान ने एक बार फिर इजरायल पर मिसाइल हमला किया है। ईरान की तरफ से इजरायल पर करीब 180 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं और इजरायल के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरान की तरफ से ये मिसाइल हमले इजरायल को बेरूत में किए गए हवाई हमले का जवाब हैं। 27 सितंबर को इजरायल ने बेरूत में एयर स्ट्राइक की थी जिसमें हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह मारा गया था। मिडिल ईस्ट में लंबे समय से चल रहे इस संघर्ष ने भारत समेत दुनिया भर के देशों की ग्लोबल अर्थव्यवस्था पर असर डाला है। Conflicts like the Middle East conflict and also I suppose the Ukraine-Russia conflicts are causing all kinds of disruptions in the markets and are affecting the investment decisions, which would mean that the economy will slow down further. The Middle East conflict even has a bigger downside because of the threat to oil supplies. That's because a lot of oil, lot of fossil fuel is concentrated in the Middle East, and the longer this conflict lasts and the broader it becomes, the more danger it poses to the global economy. So it's very clear that the Middle East, this conflict has a whole range of downside risks for the global economy. इसके साथ ही मिडिल ईस्ट में जारी तनाव दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों पर असर डाल सकता है। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी चेतावनी दी है कि लंबे वक्त तक संघर्ष की वजह से तेल की सप्लाई में बाधा आ सकती है। ऐसे में कीमतें बढ़ने के साथ साथ महंगाई भी बढ़ सकती है। इससे ग्लोबल अर्थव्यवस्था में और ज्यादा अस्थिरता आ सकती है। Global trade, global import and exports could be severely impacted in case this Middle East conflict intensifies. See, we know one thing, that today all the countries in the world are connected to each other. Global trade has increased and the world is interconnected as far as economic transaction is concerned. Now, if this war intensifies, which it apparently seems, now supply chains, supply routes would get blocked, plus logistics issues are going to be there, plus energy also. Oil prices are perhaps going to increase to high levels. So all those may impact global trade. Plus what may happen is, because of the geopolitical situation, there could be new equation in the global world that could impact global trade. भारत के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भारत अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए 80% से ज्यादा कच्चा तेल दूसरे देशों से आयात करता है। ऐसे में अगर मिडिल ईस्ट में संघर्ष लंबा खिंचा तो एनर्जी सप्लाई पर असर दिख सकता है। इससे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं और महंगाई बढ़ने का रिस्क भी है। This war continuing long may mean problems for Indian economy.
crude oil prices could go to high levels. Now we import 75 to 80% crude oil. If crude oil prices increase, there could be high inflation, which could impact common Indian man. Plus, high inflation is bad for Indian economy. There could be volatility in currencies that is going to impact us. Plus, forex also may have some pressure in India. Plus, the world may go through a severe slowdown. That's also going to impact India because we are supplying IT BPO to a lot of US and the European countries. So I think war continuing long would be bad things, bad impact on Indian economy. Though Indian economy is currently doing well, but war continuing long would be bad things, negative things for Indian economy. ईरान इजराइल संघर्ष का असर पहले ही सेंसेक्स और निफ्टी पर पड़ चुका है। अगर संघर्ष और बढ़ता है तो भारतीय शेयर बाजार के लिए चुनौतियां काफी बढ़ सकती हैं। A mayhem, absolute. One of the biggest lights I remember in the recent times. And the reasons were, some of the reasons rather I would say were very, very obvious. The geopolitical tensions, the expectation that how Israel is going to hit back at Iran after what happened on 1st of October, I think is counting on the minds of the traders and investors. अगर मिडिल ईस्ट संघर्ष आगे बढ़ता है तो इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर बड़ा असर पड़ सकता है और ग्लोबल अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। भू राजनैतिक तनाव और आर्थिक अनिश्चितता की वजह से नीतियां सख्त हो सकती हैं। इससे ग्लोबल मार्केट, खासकर भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर असर देखने को मिलेगा। उन्हें सजने संवरने की प्लानिंग बना ली है। आपको बता दें, सैलून, ब्यूटी पार्लर्स ऑनर्स ने भी करवा चौथ को लेकर खास तैयारियां और ऑफर्स निकालने शुरू कर दिए हैं। जैसे जैसे करवा चौथ के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सैलून और ब्यूटी पार्लर चलाने वाले कारोबारियों ने भी इसके लिए विशेष तैयारी की है। चंडीगढ़ के मशहूर सैलून क्लियोपेट्रा ने भी करवा चौथ की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिससे कि महिलाओं के लिए करवा चौथ पर 16 श्रृंगार करने में कोई कोर कसर न रहे। क्लियोपेट्रा की ऑनर रिचा अग्रवाल ने बताया कि हर सीजन में वह महिलाओं के लिए एक अलग लुक देखने के लिए नए नए तरीके और मेकअप लेकर आती हैं। अब रुक रही है अगली खबर का। साहिबगंज जिला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें, 930 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, जिसे लेकर राजमहल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विमलेश कुमार त्रिपाठी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पुलिस अधीक्षक साहिबगंज को सूचना प्राप्त हुई कि बरहरवा राजमहल मुख्य मार्ग से एक उजले रंग की कार में कुछ लोग ब्राउन शुगर लेकर राजमहल की तरफ जाने वाले हैं, जिसे लेकर द्वारा एक छापेमार टीम का गठन किया गया, जिसमें राजमहल अनुमंडल पदाधिकारी कपिल कुमार, राजमहल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विमलेश कुमार त्रिपाठी, राजमहल पुलिस निरीक्षक श्यामलाल हांसदा, राजमहल थाना प्रभारी राधानगर थाना प्रभारी के साथ सशस्त्र बल शामिल थे। आपको बता दें, वहीं छापेमारी दल के द्वारा राधानगर थाना अंतर्गत सॉल्टी पोखर के पास वाहन चेकिंग किया गया। यह उजले रंग की कार आती हुई दिखाई दी, जिसे रोककर अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा विधिवत तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में कार की डिग्गी में सीट के नीचे छिपाकर एक पैकेट रखा गया था। मामले में दोनों अभियुक्त अब्दुल रजाक और इम्तियाज को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। अब रुक रही है अगली खबर का। सरगुजा जिले में रसोइया संघ ने 3 दिनों तक धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। आपको बता दें, आज ज्ञापन देकर धरना समाप्त किया। दरअसल सरगुजा संभाग की करीब 18,000 रसोइया महिलाओं ने छत्तीसगढ़ प्रदेश रसोइया विकास महासंघ के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर 3 दिनों तक हड़ताल पर बैठे थे, जिस पर आज बड़ी संख्या में महिलाओं ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन देते हुए बताया कि रसोइया संघ ने आज के महंगाई के दौर में 2,000 रुपये मानदेय पर यह कार्य कर रही हैं। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन बताती है, ऐसे में इतने कम मानदेय पर महिलाएं अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश रसोइया विकास महासंघ
के नेतृत्व में जो ये मध्याह्न भोजन रसोइयों को कलेक्टर दर की राशि वृद्धि करने बाबत कलेक्टर महोदय के नाम ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। इसमें कुछ मांगों का उल्लेख है जो कलेक्टर महोदय के संज्ञान में लाया जाएगा और उनको अवगत कराया जाएगा। जी, मेरा नाम चिंतामणि दास है। मैं छत्तीसगढ़ विकास रसोइया महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज हम बड़ी संख्या में इसलिए रैली निकाले हैं कि हमको सरकार वादा किया था कि 50% आप लोगों का सरकार बनती ही हम बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज 10वां महीना चढ़ने जा रहा है सरकार बढ़ने के लिए, लेकिन आज तक हमारा कोई सुनाई नहीं हुआ और हम एकदम त्रस्त हो चुके हैं। 2000 में हमारा क्या होना जाना है। मेरा नाम संगीता है। मैं मध्याह्न भोजन रसोइया हूँ। महेशपुर में खाना बनाती हूँ। मेरा ब्लॉक का नाम है प्रेम नगर, सूरजपुर जिला की रहने वाली हूँ। हम आज 3 दिवसीय हड़ताल पे बैठे थे सरकार को अवगत कराने के लिए कि उन्होंने जो बोला था चुनाव के पहले कि 50% में वृद्धि करेंगे, तो इसी अवगत के कारण हम यहाँ पे 3 दिवसीय हड़ताल रखे हैं। और हम सभी रसोइया से यही विनती है सरकार से कि हमारा जो 50% का वृद्धि करने वाले थे उसको जल्दी से जल्दी पूरा करें। हम रुक करेंगे अगली खबर का। डिंडोरी जिले के समनापुर ग्राम पंचायत के जिम्मेदारों ने मनमानी करते हुए मोटी रकम कमाने के चक्कर में दर्जनों दुकानों का अवैध निर्माण करा दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार निर्माण कार्य कराने के पहले ही किसे दुकान देना है ये पहले से ही तय कर लिया और दुकान देने के एवज में ग्राम पंचायत के जिम्मेदारों ने 1.5 लाख से लेकर 2 लाख की मोटी रकम वसूली और लगातार अवैध दुकानों का निर्माण कार्य जारी है। यह पूरा मामला ग्राम पंचायत समनापुर का है, जहां सरपंच, उप सरपंच एवं सचिव की मनमानी के सामने किसी के नहीं चली और देखते ही देखते अवैध दुकानों का निर्माण होता गया और जिम्मेदार अधिकारी हाथ पर हाथ धरे देखते रह गए। समनापुर साप्ताहिक बाजार का ठेकेदार हूँ। पंचायत के द्वारा मुझे तो साल भर के लिए बाजार की नीलामी की समय ठेका दे दिया गया, जिसमें मैंने एक मुश्त राशि जमा कर दी। उनके नियम में ये लिखा गया है कि प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा, यदि प्राकृतिक के द्वारा कोई आपदा हो रही है तो उसमें पंचायत की कोई गलती नहीं है और ना ही वो जवाबदार है। लेकिन आज पंचायत की जिम्मेदारी व्यक्तियों के द्वारा पूरे बाजार स्थल पर जो प्रस्तावित भूमि है बाजार हाट के लिए, उसमें अवैध तरीके से निर्माण कराया जा रहा है। जो बाहर से उक्त भूमि बाजार स्थल के लिए 50-60 साल से प्रस्तावित है। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों का। हमीरपुर से हम खबर, जहां नहाने गया किशोर नदी में डूबा है। नहाते समय गहरे पानी में जाने से किशोर डूबा है। नदी में डूबने से किशोर की मौके पर ही मौत हो गई है। मां के साथ नदी नहाने गया था किशोर। स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर शव बाहर निकाला है। मौदहा कोतवाली इलाके के गुरदहा गांव का यह पूरा मामला है। तो मां के साथ नदी नहाने गया था किशोर। इस दौरान गहरे पानी में जाने से वो डूब गया और डूबने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आसपास के लोगों ने शव को बाहर निकाला है। मां के साथ नदी नहाने गया था किशोर। इस दौरान गहरे पानी में जाने से उसके डूबने से मौत हुई। स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर शव को बाहर निकाला। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पर्यटक एसीपी ताज सुरक्षा सैयद आरिफ अहमद द्वारा चलाए गए ऑपरेशन टूरिस्ट डिलाइट को लेकर ताज सुरक्षा पुलिस आने वाले पर्यटकों को तमाम सहूलियतें मुहैया करा रही है। ताजमहल का दीदार करने के लिए आने वाले पर्यटक ताज सुरक्षा पुलिस की सहायता से काफी खुश नजर आ रहे हैं। आगरा पुलिस की प्रशंसा कर उन्होंने धन्यवाद दिया। साथ ही एसीपी ताज सुरक्षा सैयद आरिफ अहमद ताजमहल देखने के लिए देश विदेश से आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा के लिए कई अभियान चलाए हैं, जिसमें एक टूरिस्ट डिलाइट अभियान भी है। इस अभियान में ताज सुरक्षा पुलिस की क्विक रिस्पांस टीमें बनाई गई हैं। ताज सुरक्षा पुलिस की क्विक रिस्पांस टीम के जवान ताजमहल के तीनों गेटों पर तैनात किए गए हैं, जिससे आने वाले पर्यटकों को किसी भी तरीके की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। ग्वालियर से ताजमहल देखने आए 4th क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के करीब 250 बच्चों को ताज सुरक्षा पुलिस की क्विक रिस्पांस टीम ने ताजमहल से जुड़ी सभी जानकारियां दी और उन्हें अपने मोबाइल नंबर देते हुए कहा कि अगर
आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो तत्कालीन नंबरों पर कॉल करके हमें अवगत कराएं, जिससे कि ताज सुरक्षा पुलिस आपको होने वाली समस्याओं का समाधान कर सके। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर फर्रुखाबाद के कायमगंज से है, जहां बाईपास रोड स्थित कायमगंज के प्रमुख उद्योगपति स्वर्गीय गिरीश चंद्र अग्रवाल के सुपुत्र शालीन अग्रवाल का जनपद का पहला नवीन प्रतिष्ठान माया सिल्वर एंड एनर्जी क्रिस्टल शोरूम का मुख्य अतिथि कायमगंज के प्रमुख उद्योगपति व समाजसेवी सीपी मिल्क फूड प्रोडक्ट्स, ज्ञान दूध डेयरी लखनऊ के चेयरमैन सत्यप्रकाश अग्रवाल, डायरेक्टर डॉक्टर मिथिलेश अग्रवाल, आशुतोष अग्रवाल, प्रीति अग्रवाल द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में पहुंचने पर शोरूम मालिक शालीन अग्रवाल व नमिता अग्रवाल द्वारा मुख्य अतिथि सत्यप्रकाश अग्रवाल व डॉक्टर मिथिलेश अग्रवाल का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। शुभारंभ के बाद तमाम उद्योगपतियों, व्यापारियों एवं नगर क्षेत्र वासियों द्वारा जमकर खरीदारी की गई। के न्यूज के विशेष संवाददाता सतीश गुप्ता द्वारा माया सिल्वर एंड एनर्जी क्रिस्टल शोरूम के बारे में वार्ता करने पर शोरूम की डायरेक्टर निमिषा अग्रवाल ने बताया कि जनपद का यह पहला शोरूम है। हमारे शोरूम पर 92.5% अद्वितीय चांदी के आभूषण, बर्तन एवं मूर्तियां वाजिब मूल्य पर उपलब्ध है। इसके साथ ही साथ शारीरिक चक्रों को पत्थरों की प्राकृतिक ऊर्जा से परिपूर्ण करने वाली एवं अत्याधुनिक कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा सोने की शुद्धता की जांच करवाने की सुविधा उपलब्ध है। शालीन जी, नमिता जी और उनके परिवार के द्वारा जो ये माया क्रिस्टल का खोला है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैंने जब सारी चीज़ें देखी तो मुझे लगा कि विद इन रेंज है हर व्यक्ति के, और आज का टाइम यूज़ एंड थ्रो वाला हो गया और वो चेंज करना चाहते हैं। तो ये इस तरह की ज्वेलरी बहुत काम की है। अपनी फ्रेंड्स से इन्होंने आइटम ला के रखे हैं पूरे वर्ल्ड वाइज, तो इसलिए ये चलेगी। शोरूम में आपको सिल्वर की कंप्लीट वैरायटी मिलेगी। बर्तन हो, ज्वेलरी सारी 92.5 है। एंड हमारे यहाँ जड़ाऊ का सिल्वर में 92.5 में जेवर उपलब्ध है। आपको यहाँ पर क्रिस्टल एनर्जीज क्रिस्टल्स मिलेंगे, वो भी उसमें कई चीज़ें इम्पोर्टेड हैं। आपको इटालियन चेन्स मिलेंगी इम्पोर्टेड वाली, और आपको 24 कैरेट गोल्ड वर्क का चीज़ें मिलेंगी जो कि बहुत ही रीजनेबल रेट पे अवेलेबल है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गाजियाबाद के डासना में शिव शक्ति मंदिर में उन्मादियों द्वारा पथराव किए जाने का मामला सामने आया। आपको बता दें कि स्वामी यति नरसिंहानंद के बयान के बाद डासना में तनाव भड़क गया। हजारों की संख्या में मुसलमानों ने शिव शक्ति मंदिर के बाहर पहुंचे और पथराव करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उन्मादियों ने सर तन से जुदा जैसे नारे भी लगाए। बाहर शरारती तत्वों द्वारा उपद्रव मचाए जाने की सूचना मिलते ही पहुंच गया और स्थिति काबू किया। मुसलमानों द्वारा मंदिर पर पथराव किए जाने से हिंदू संगठनों में काफी रोष व्याप्त हो गया है। हिंदू संगठनों की माने तो अगर किसी को स्वास्थ्य दिक्कत है तो उसके लिए कोर्ट है, पुलिस है, वहां जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। भारत एक संवैधानिक देश है, संविधान सभी के लिए एक है और मुस्लिम समुदाय को शरारती तत्वों द्वारा गलत हरकत की गई है। पुलिस एक एक को ढूंढ कर निकाले और कड़ी से कड़ी सजा दे। इस तरह की घटना विशेष समुदाय की अगर किसी देश में होती तो अब तक बवाल मच गया होता, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। इसलिए पुलिस ऐसे असामाजिक तत्वों की पहचान जल्द करे, उन्हें सलाखों के पीछे धकेलने का काम करे, जिससे डासना में अमन चैन बहाल हो सके। यह भारत के कोर्ट या संविधान पे भरोसा नहीं है। अगर महाराज जी का अगर कोई बयान आपको बुरा लगा तो भैया जाओ, कोर्ट कचहरी कानून है, उसका इस्तेमाल करो, केस करो, लड़ो, आगे का जो कार्रवाई होगा किया जाएगा। लेकिन तुम कहीं ना कहीं एक सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए इस्लामिक जिहाद के नाम पे तुम लोग जो झुंड लाकर और मंदिर पे अटैक करते हो, ये तो सूझबूझ था कि यहाँ के लोग बच गए। अगर 2-4 को अंदर घुस के काट देते तो फिर क्या होता, भीड़ आई, भीड़ हमला कर दी, फिर 4 दिन बाद क्या होता है, मानसिक रूप से परेशान थे, तनाव में थे। तो इस तरह की बयानबाजी से मैं बोलूंगा प्रशासन हर एक को चुन चुन के जो लोग मंदिर के गेट के बाहर आया हुआ था उस पर NSA लगाए, कार्रवाई करे और उसके खिलाफ एक एक को अंदर करे, क्योंकि आज इनका फन ना कुचला गया तो मैं बता रहा हूँ भारत के हर एरिया का वही हाल हो जाएगा। देखिए, जहाँ तक मंदिर आने की बात है तो बहुत हमारा मुझे लगता है कि सनातन धर्म का पूरे NCR में या आसपास इतना प्राचीन कोई मंदिर नहीं है माँ का और महादेव का, क्योंकि यहाँ भगवान परशुराम जी ने भी पूजा की है और महाभारत के बाद वर्णन आता है। तो जो रात घटना हुई वो बहुत ही निंदनीय है
क्योंकि महाराज जी ने जो कहा वो विषय अलग है। आवेश में जिस तरह के हमले लगातार सनातन धर्म पे हो रहे हैं, बेटियों को मार दिया जा रहा है, बांग्लादेश में जो हालात हुए हैं, इस तरह के हालात हैं, उनसे उनका स्वाभाविक है कि कोई बात ऐसी उनके आवेश में निकली हो। लेकिन जो मंदिर पर हमला हुआ है, और ये मंदिर जो है ये किसी का नहीं है, ये मंदिर हजारों हजार साल से है, ये सनातन धर्म पे हमला किया गया है। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। खबर गाजीपुर से, जहां रेलवे ट्रैक की सुरक्षा को लेकर सिविल पुलिस भी चौकस नजर आ रही है। रेलवे ट्रैक की सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस अफसरों ने ग्राम चौकीदारों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में पुलिस अफसरों ने ग्राम चौकीदारों को रेलवे ट्रैक की सुरक्षा के बाबत निर्देश भी दिए हैं। अब ग्राम चौकीदार रेलवे ट्रैक की निगरानी भी करेंगे। ग्राम चौकीदार रेलवे ट्रैक के आसपास अवांछनीय तत्वों पर नजर भी रखेंगे और रेलवे ट्रैक के पास संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल स्थानीय थाने पर देंगे। गौरतलब है कि गाजीपुर में रेलवे ट्रैक पर आपत्तिजनक वस्तुएं रखने की 2 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। चौकीदार हमारी कानून व्यवस्था की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। उनको हम लोग समय समय पर उपयोग करते रहते हैं। गाजीपुर में विगत दिनों में 2 घटनाएं हुई, जिसमें कि ट्रेन के सामने कुछ रख करके उसको डिरेल करने का प्रयास किया, जिनमें मुकदमे कायम किए गए और उसमें लोगों को पकड़ के जेल भी भेजा गया। लेकिन चूँकि रेलवे पटरी बहुत विशाल क्षेत्र इनका होता है, तो और इस तरह से मुखबिरों को लगा पाना मुश्किल होता है। अतः आज जो मीटिंग हम लोगों ने की, जो मीटिंग चौकीदारों की उसमें ग्राम चौकीदारों को भी इस बात के दिशा निर्देश दिए गए कि वो अपने आगे जो गांव पटरियों के किनारे हैं, वो भी जरा सा इन ऐसे तत्वों पर निगाह रखें। अगर उन्हें कोई संदिग्ध व्यक्ति नजर आता है तो वो उसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दें। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से, जहां किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। नई तकनीकी व आधुनिक इलाज को KGMU में लागू किया जा रहा है। इसके लिए बजट की कमी नहीं होने दी जाएगी। ये बातें शनिवार को डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने KGMU इमरजेंसी मेडिसिन विभाग की ओर से आयोजित नेमीकॉन कॉन्फ्रेंस के शुभारंभ के मौके पर कही। अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में 2 दिवसीय नेमीकॉन कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने कहा कि KGMU में संसाधनों की कमी नहीं होने देंगे। KGMU के ज्यादातर प्रस्तावों को सरकार पूरा कर रही है। हाल ही में KGMU के विस्तार के लिए सरकार ने भूमि मुहैया कराई है। यह भूमि KGMU को पूरी तरह से निःशुल्क दी गई है। भविष्य में भी KGMU की योजनाएं बजट की कमी के कारण रुकेंगी नहीं। उन्होंने कहा कि KGMU में आधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं। रोबोटिक सर्जरी जल्द शुरू होगी। उन्होंने यूनिवर्सिटी प्रशासन से कहा कि किडनी एवं लीवर ट्रांसप्लांट नियमित रूप से किए जाएं। जल्द से जल्द बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट बनाई जाए। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का अध्यक्ष था, तो मेडिकल फैकल्टी होती थी। DSW टीम स्टूडेंट वेलफेयर लखनऊ यूनिवर्सिटी में बैठता था। पुराने चिकित्सक लोग बताएंगे। अब तो ये यूनिवर्सिटियों की जगह होती नहीं है, जगह नहीं पढ़ पा रही, तो तरह तरह के उपाय शुरू हुए, कई बरस से चल रहा है। तो सामने संस्कृत एक विद्यालय है, उसकी जमीन मिली, कुछ और बालिकाओं का एक कॉलेज इस विद्यालय था, उसकी जमीन मिली। करीब 4.5 एकड़ से अधिक जमीन हमें और मिल रही है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर झांसी से, जहां ओरछा गेट व्यापार मंडल के अध्यक्ष और व्यापारियों द्वारा रानी महल पावर हाउस पर बिजली की समस्या को लेकर घेराव किया गया। ओरछा गेट व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रभात सोनी ने बताया कि नवदुर्गा उत्सव और कई त्यौहार चल रहे हैं। इन त्योहारों को देखते हुए बिजली विभाग द्वारा आपको बता दें अत्याधिक बिजली कटौती की जा रही है। थाना कोतवाली में पीस कमेटी में अभी बिजली, पानी, सड़क की समस्याओं को लेकर अवगत कराया गया था। अधिकारियों द्वारा आश्वासन भी दिया गया था कि त्योहारों को देखते हुए सभी चीजें दुरुस्त हो जाएंगी। व्यापारियों का कहना है कि बिजली कटौती को लेकर व्यापार करना दूभर हो गया है। ये 15 दिन से रेगुलर वे में कटौती बिजली को लेकर सवेरे 8 बजे बिजली काट ली जाती है और रात में 9 बजे 10 बजे बिजली देते हैं और 5 से 6 बजे के बीच में थोड़ी देर के लिए बिजली देते हैं, फिर काट देते हैं। रेगुलर 15 दिन से ये कटौती का सामान चल रहा है, काफ़ी प्रॉब्लम। और इस सब चीज़ों को लेकर सारे व्यापारी एकत्रित होकर आज बिजली विभाग में आए, उन्होंने अपनी समस्या रखी, लेकिन यहाँ पर कोई अधिकारी उपस्थित नहीं हुआ। और ऐसा माना जाता है कि मेरे समझ में व्यापारी कहाँ व्यस्त है मैं तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जनता की अगर पुकार नहीं सुनी जा रही तो इस मामलों में बिजली विभाग वाकई निकम्मा साबित हो रहा है। बहुत दिक्कत है बिजली की, बहुत दिन भर लाइट, रात में आरती हो रही तो लाइट आ रही है, बहुत समस्या हो रही है। यानी कि प्रशासन को ये काम
अच्छे तो कराने चाहिए। हम लोग व्यापारी बहुत परेशान हो रहे हैं। एक शाम के टाइम दुकानदारी के टाइम लाइट जा रही है, बच्चे परेशान, घर के सब परेशान हो रहे हैं समझ लो। लाइट की क्या है, प्रशासन को बहुत व्यवस्था रखनी चाहिए, खासतौर से नवदुर्गों को। नवदुर्ग में बहुत महत्वपूर्ण नवदुर्ग में वो है कि वो आरती की टाइम लाइट चली जाती है, वैसे लाइट जा रही है और ग्राहक क्या करेगा, फिर दुकानदार क्या करेगा, बैठा रहेगा फिर। जी लाइट की कटौती ज़रूरत से ज़्यादा ही है। सुबह 9 बजे से रात के 12 बजे तक आ रही है लाइट। और जैसे कि अभी आप देख रहे हैं नवरात्रि चल रही है, तो नवरात्रि में विशेषकर जो आरती का जो आयोजन होता है वो अंधेरे में होता है कई बार। तो उस तरह से प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो नवरात्रि है तो उस समय लाइट रहना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि दिन में जो लाइट की कटौती 2-4 घंटे रहे, ये इतना नहीं कि आप रात के 12 बजे लाइट दे रहे हैं, तो ज़रूरत से ज़्यादा कटौती हो रही है। इसमें ठेकेदार की भी बहुत बड़ी भूमिका है। उसने स्टाफ लेबर बहुत कम लगाया हुआ है, 4 आदमी का लेबर है, क्या काम करेगा वो। और जो ये छुट्टी वाले दिन ये काम होना चाहिए, मंगलवार जो अवकाश का दिन है, लेकिन वो अवकाश वाले दिन ना करके जो वैसे दिन है उसमें काम करा रहा है। देखिए कटौती का तो कुछ नहीं कह सकते, ये तो बिजली विभाग है, कटौती कभी भी कर सकते हैं। परंतु इस समय आप समझिए व्यापारियों का जो बाजार था इस समय बहुत मंदा था। अब जब व्यापार चलने का वक्त आया है तो लाइट कटौती बहुत ज़्यादा हो रही है, जिससे ग्राहकों को बहुत समस्या होती है, दुकानदार को भी बहुत समस्या होती है। अब जब बाज़ार चलने का वक्त है, थोड़ा बहुत बाज़ार चलने का वक्त है, तो कटौती अधिक से अधिक हो रही है। इसलिए प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि थोड़ी सी इस समस्या को हल किया जाए, व्यापारी की समस्या को हल किया जाए, क्योंकि व्यापार से ही सब कुछ है। अगर व्यापार नहीं चलेगा तो व्यापारी क्या करेगा। दुकान पे स्टाफ लगा है, सब लगा हुआ है, सबका खर्चा होता है, सबका पानी होता है उसमें, तो व्यापार कैसे चलेगा। लाइट 2-3-3, 4-4, 6-6 घंटे नहीं आ रही है। सुबह 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे लाइट चली जाती है, आने का कोई निश्चित समय नहीं है। इस समय जो तार की व्यवस्था चल रही है, साहब लाइन डाली जा रही है या लाइन की व्यवस्था की जा रही है, तो एक सुनिश्चित समय के हिसाब से कीजिए आप, या आप पब्लिक को टाइम दीजिएगा साहब कि एक दिन करेंगे हम, या मंगलवार के दिन करेंगे, या किसी एक दिन करेंगे, तो इससे व्यापार भी चलता रहेगा, लोगों की समस्याएं भी थोड़ी सी दूर होंगी। अरे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आगरा में एक शिक्षिका का अपने ही स्कूल के 10वीं के छात्र ने शारीरिक शोषण किया, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने लगा। शिक्षिका के दूरी बनाने पर दोस्तों को वीडियो भेज दिया, वह भी अपने पास बुलाने का दबाव बनाने। बात नहीं मानने पर ग्राम पर पेज बनाकर वीडियो अपलोड कर दिया। मिशन शक्ति अभियान से पीड़िता को सहायता मिली, वह पुलिस के पास पहुंची। अब पुलिस ने 4 आरोपी छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता शाहगंज क्षेत्र की रहने वाली व मथुरा के जैत क्षेत्र के एक स्कूल में शिक्षिका थी, वहीं पर किराए पर कमरा लेकर रहती थी। शिक्षिका 10वीं की आपको बता दें कक्षा 10वीं का छात्र पढ़ाई में कमजोर था, इस पर वो शिक्षिका से अतिरिक्त कक्षाएं लेने लगा। इस दौरान बातों में लेकर शिक्षिका को जाल में फंसा लिया। उसने मोबाइल से वीडियो बना लिया, ब्लैकमेल कर शारीरिक शोषण करने लगा। छात्र ने नंबर ब्लॉक कर दिया और अपने गांव के 3 युवकों को वीडियो दे दिया। वो व्हाट्सएप पर वीडियो भेजकर मिलने के लिए आने का दबाव बनाने लगे। इंस्टाग्राम पेज बनाकर वीडियो अपलोड कर दिया। देखिए दिनांक 30/9/2024 को थाना शाहगंज पर एक महिला के द्वारा सूचना दी गई कि सबसे पहले उसका एक वीडियो जो एक उसका जानने वाला व्यक्ति था, उसने उसको बहला फुसला कर उसके साथ दुष्कर्म करके एक वीडियो बनाया और इस वीडियो को वायरल कर दिया। और इसके बाद 3 अलग अलग लोगों के द्वारा उसको उस वीडियो को फैलाने के नाम पर ब्लैकमेल किया जाता। थाना शाहगंज और एसओजी सर्विलांस टीम नगर जोन की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से टीमें गठित की गई इन तीनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए और अभियोग थाना शाहगंज पर पंजीकृत किया गया। और बहुत ही शीघ्र अवधि में 2 दिनों के अंदर दूसरे जनपद के रहने वाले इन 4 लड़कों को एसओजी सर्विलांस टीम नगर जोन और थाना शाहगंज की टीम ने संयुक्त रूप से गिरफ्तार किया। रुक करेंगे अगली खबर का उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के सुजोली थाना क्षेत्र की, जहां आपको बता दें चफरिया चौराहे पर चल रहे श्री गायत्री प्रसाद वाजपेयी मॉडर्न एकेडमी में शिक्षक ने छात्र को बेरहमी से सजा देते हुए धमकी दी। पूरा मामला गायत्री प्रसाद वाजपेयी मॉडर्न एकेडमी से पढ़ने वाले 2 छात्रों के बीच किसी बात को लेकर विवाद में शिक्षक ने एक छात्र को डंडे से पीट कर चोटिल कर दिया और छात्र अंकित चौहान ने स्कूल प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि स्कूल में मेरे खिलाफ कहीं कोई शिकायत की तो आपको बता दें थाने में तुम्हारा भविष्य
बर्बाद कर दूंगा। छात्र ने शिक्षक की प्रताड़ना से प्रताड़ित होकर अपने परिजन को जानकारी दी और नजदीकी थाने में तहरीर दी। और छात्र ने प्रशासन से शिक्षक PK वाजपेयी के ऊपर कठोर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस तहरीर पाकर जांच में जुटी हुई है। मेरा नाम अंकित चौहान है। वहाँ पे गाड़ी दिया मुझे पहले, फिर मैंने धक्का दे दिया, दीवार में लड़ गया। फिर धमकी देने लगा दोनों भाई की, 3 भाई में से एक भाई को खत्म कर देंगे, 2 ही बचोगे। फिर गाड़ी देने लगा तो हम मारे, फिर वो भी मारा। फिर वो दोनों भाई आकर मुझे ब्लैक बोर्ड में लड़ा दिए थे, तो हम भी दोनों को लड़ा दिए थे। बस शर्मा सर जी वहाँ पे शांत करा दिए थे। फिर वो चढ़ने लगा ऊपर, फिर धमकी देने लगा, गाड़ी देने लगा, तो PK सर को बुला लिए। PK मतलब पूरा नाम क्या है? पीयूष वाजपेयी सर ने बुलाया, तो वो आए। हम सच बोलने चल रहे थे, बस उसको 2 डंडे मारे, उसको बैठा दिए, हमको गिरा कर मारे। वही पीयूष वाजपेयी। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर जनपद बाराबंकी के आपको बता दें हैदरगढ़ से है, जहां पुलिस पर वादी ने विवेचना में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। प्रार्थी अशोक कुमार गुप्ता पुत्र रामहर्ष गुप्ता पूरे मित्तई हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी का उनका कहना है कि उसके पुत्र की असामयिक मृत्यु 22/7/2024 को हुई थी। इस दौरान प्रार्थी अपार दुख की स्थिति में पोस्टमार्टम व अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में लगा था, जबकि स्थानीय थाना हाजा की पुलिस ने अपने तौर तरीके से मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि विपक्षी ने इस बाबत कोई तहरीर पुलिस को नहीं दी थी। जो कि विपक्षी विकास पांडे उर्फ बिक्की पांडे पुत्र अशोक पांडे निवासी वार्ड ठठराही नगर पंचायत व थाना कोतवाली हैदरगढ़ का नाम स्थानीय सत्ता पक्ष के मंत्री के दबाव में नहीं दर्ज किया गया, जबकि मामले का मुख्य अभियुक्त विक्की पांडे ही था, जिसके कारण मेरा बेटा मानसिक अवसाद का शिकार हुआ। प्रार्थी का कहना है कि मामले की विवेचना भी राजनीतिक दबाव की स्थिति में हो रही है। विक्की के मंत्री से नज़दीकी होने के कारण मुझे भी हर समय जान का खतरा महसूस हो रहा है। आए दिन उपरोक्त विपक्षी समेत FIR में दर्ज अन्य विपक्षी जान माल की धमकी देते हैं, जिससे मामले में अब वह सब अपना बचाव कर सके। पीड़ित ने मामले में मुख्य अभियुक्त का नाम बढ़ाने तथा निष्पक्ष ढंग से विवेचना कराए जाने का आदेश देने के लिए SP बाराबंकी को प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत कराया। तारीख को हत्या कर दी गई 22/7/2024 को, और उस पर FIR दर्ज हुई, जो कि हमारी जो हमने तहरीर कोतवाली में दी हैदरगढ़ में, उसके खिलाफ उसमें जो हमने लिख कर दिया उसको हटा दिया गया। अपनी मनमानी तरीके से FIR दर्ज की गई। जिन अभियुक्तों का हमने नाम दिया है उसमें भी नाम निकालने के लिए लगातार मंत्री जी के नाम से दबाव बनाया जा रहा है कि मंत्री जी के हम आदमी हैं, जो चाहेंगे वो करेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फतेहपुर जिले में आग से झुलसे पटाखा फैक्ट्री संचालक और उसके पुत्र की इलाज के दौरान मौत हो गई, पर जिन्होंने पुत्र के शव का अंतिम संस्कार कर दिया। घटना की सूचना पर SP धवल जायसवाल ने घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया। असोथर थाना क्षेत्र के सातो धर्मपुर निवासी चांद बाबू और उसका पुत्र आशियान गुरुवार को पटाखा फैक्ट्री में काम कर रहे थे। काम के दौरान शरीर में बारूद लग गई। इसके बाद शाम को दोनों लोग खेत में रस्सी काटने लगे, तभी चिंगारी निकलने से दोनों के शरीर में लग गई। दोनों के शरीर में लगी बारूद में चिंगारी लगी, जिससे दोनों लोग गंभीर रूप से झुलस गए। परिजनों ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनके बेटे आसियान की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस को सूचना दिए बगैर शव का अंतिम संस्कार कर दिया। बनाने बाती का काम कर रहे थे, जो पटाखे में बाती लगाई जाती है, तो उन्होंने उसको काटने का काम चालू किया, तो उसमें से चिंगारी उठी। चिंगारी से बिल्कुल से धुआं टाइप में बिल्कुल से झोंस गए ये लोग। 2 लोग तो बिल्कुल से गए, वो हो गए थे। कितना सामान था फैक्ट्री के अंदर, क्या क्या रखा था? इसमें जो भी है, जो सामने था, इसके माने कि 3 तारीख को रात के SI साहब असोथा थाना हमारे यहाँ आकर के इनकी निगरानी रात में किया है आके, तो मौके में इनको बुलाया गया। तो ये बातियां बना रहा था पन्नी बिछा के। कितने लोग मरे हैं? 2 लोग मर गए, 1 लोग घायल है। कौन सा गांव है?
ये सातों धर्मपुर में पीत का रहने वाला है मूल कब निवासी। से ये बना रहा था? इनकी 3 पीढ़ी हो गई। अच्छा। हाँ, ये कोठरी 3 पीढ़ी की बनी हुई है, रहते हैं। और गांव में मेरा नाम दिलीप सिंह चंदेल। अगली खबर रामपुर से, जहां मिशन शक्ति अभियान के तहत शनिवार को 10वीं कक्षा में टॉप करने वाली छात्रा कामनी गंगवार को एक दिन के लिए जिलाधिकारी की जिम्मेदारी दी गई। कामनी ने डीएम की कुर्सी पर बैठकर लोगों की समस्याएं सुनी और समाधान भी कराया। जिलाधिकारी जोगेंद्र सिंह ने बताया कि कामनी गंगवार के पास राशन कार्ड, सड़क आदि से संबंधित कई प्रार्थना पत्र आए, जिन पर कामनी ने समाधान सुझाया और संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए। कामनी गंगवार ने बताया कि मुझे एक दिन का डीएम बनाए जाने पर बेहद खुशी महसूस हो रही है। आपको बता दें कि मिशन शक्ति फेज 5 के तहत कामनी को एक दिन का डीएम बनाया गया था। जिलाधिकारी का पद संभाला गया है एक दिन के लिए और उनके द्वारा समस्याएं भी सुनी गई और मुझे बहुत बहुत उम्मीद है कि जो उनके भविष्य के सपने हैं वो उनको जरूर प्राप्त करेंगी। सर, महिलाओं के लिए आज के लिए क्या मैसेज है आपका? देखिए, निश्चित ही जो हमारी आधी आबादी है वो महिला संवर्ग की होती है और इस सरकार ने विभिन्न प्रकार के जो प्रोग्राम, चाहे आप मिशन शक्ति ले लीजिए, चाहे आप पिंक बूथ ले लीजिए, विभिन्न प्रकार के जो प्रोग्राम है महिला कल्याण विभाग के द्वारा भी, चाहे हमारे जनपद में आप वन स्टॉप सेंटर देखते हैं, आंगनवाड़ियाँ देखते हैं, आशाएं देखते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा संवर्ग है जो हमारे, चाहे वो प्रशासनिक मशीनरी है, चाहे वो सरकारी तंत्र है, चाहे वो हमारा सामाजिक तंत्र है, चाहे वो समाज है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सूबे की योगी सरकार मिशन शक्ति के तहत महिलाओं के सशक्तिकरण के निमित्त नित्य नए अभियान चला रही, जिसके माध्यम से समाज में महिलाओं को जागरूक व समाज के निर्माण में उन्हें उनकी भूमिका का भान कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसके निमित्त शनिवार को बलिया में 2 छात्राओं को एक दिन का सांकेतिक जिला प्रवेशन अधिकारी बनाया गया। मिशन शक्ति विशेष अभियान फेज 5 के अंतर्गत जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय की BA LLB की छात्रा साक्षी सिंह और गुलाब देवी इंटर कॉलेज की 12वीं की छात्रा खुशी वर्मा को जिला प्रवेशन अधिकारी बनाया गया। वहीं केंद्र प्रशासक प्रिया सिंह ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की बढ़ाई गई धनराशि स्पॉन्सरशिप योजना और निराश्रित पेंशन के बारे में जानकारी दी। अगली खबर का रुख करेंगे सोनभद्र में। राजकीय बालिका विद्यालय दुंदी की कक्षा 9 में अध्ययनरत एक मेधावी छात्रा को सांकेतिक रूप में एक दिन की जिलाधिकारी नियुक्त किया गया। तहसील दिवस के दिन जिलाधिकारी बनी छात्रा ने लोगों की समस्याएं सुनी। शासन की मंशा के अनुरूप महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु मिशन शक्ति फेज 5 के अभियान के तहत जनपद के महिलाओं और बालिकाओं को देश प्रदेश के संवैधानिक और प्रशासनिक पदों पर पहुंचने की प्रेरणा व पदगत दायित्वों का निर्वहन करने के लिए जागरूकता लाने के क्रम में राजकीय बालिका विद्यालय दुंदी सोनभद्र में 9वीं कक्षा में अध्ययनरत एक मेधावी छात्रा पल्लवी शर्मा को शनिवार को सांकेतिक रूप में एक दिन की जिलाधिकारी नियुक्त किया गया। महोदय की तरफ से मुझे आज एक दिन की कार्यवाही सौंपा गया है। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि मैं DM साहब के साथ बैठ के अपना ये कार्यभार संभालना चाहती हूँ। आज मैंने लोगों की समस्याओं को सुनी और उनके समाधान करने की तथा संबंधित अधिकारियों को सूचित किया ताकि इनको जो भी समस्या है उनको अच्छे से उनका निवारण करें। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जीआरपी पुलिस लाइन प्रयागराज निकट खुसरोबाग में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे उत्तर प्रदेश ने इस प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कई अहम बिंदुओं को इंगित किया, जिससे यात्रियों की सुरक्षा, ट्रेनों को डिरेल करने वाली घटनाएं, पत्थरबाजी की घटना जैसे घटनाओं का उल्लेख किया। लेकिन इस प्रेस वार्ता का मुख्य फोकस 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ के महाआयोजन को लेकर रहा। आपको बता दें कि महाकुंभ की तैयारियों का निरीक्षण और समीक्षा करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान कल लगभग 6.25 घंटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में उपस्थित रहेंगे, जहां पर वह साधु संतों से भी मुलाकात करेंगे और मेला प्राधिकरण कार्यालय में कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। जीआरपी द्वारा महाकुंभ 2025 को सुरक्षित संपन्न कराने के लिए सारे व्यवस्था शुरू कर दिया गया है। रेलवे से हमारा अच्छे तालमेल है। हम ये कोशिश कर रहे हैं एक दिशा में एक प्रदेश को जाने वाली ट्रेन एक पर्टिकुलर स्टेशन से प्रारंभ हो और प्लेटफॉर्म में कोई अदला बदली आखिर मिनट में ना हो। विशेष ट्रेनों की भी जानकारी रेलवे ने हम लोगों से साझा किया है
और जनता को हम सही समय पर सारे सूचनाएं उपलब्ध कराएंगे ताकि किसी के भी कोई किसी प्रकार की समस्या ना हो। रुको नहीं अगली खबर का। महिला सुरक्षा, महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा और सम्मान दिलाने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नर आगरा द्वारा ऑपरेशन गरुण शुरू किया गया। पहले नवरात्र से शुरू किए गए इस अभियान को अगले 10 दिन तक चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत महिलाओं और बालिकाओं को अपराधों के प्रति जागरूक किया जाएगा। महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए उद्देश्य से आगरा पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर ऑपरेशन करो शुरू किया गया। पहले नवरात्र से शुरू किए गए आपको बता दें सावधान को अगले 10 दिन तक इस अभियान को चलाया जाएगा। इस अभियान की कमान एसीपी महिला अपराध डॉक्टर सुकन्या शर्मा को दी गई है। कमिश्नरेट आगरा में पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन गरुड़ की शुरुआत की गई है। ऑपरेशन गरुड़ में महिलाओं एवं बच्चों के साथ होने वाले साइबर अपराध, उनके पंजीकृत मुकदमों एवं इससे संबंधित प्रार्थना पत्रों का निस्तारण कराया जाएगा। तो फिलहाल देश की न्यूज आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।